हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ये रिफ्लेक्शन का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। अब जैसे एक बॉल होती है ना, बॉल को अगर आप बीच में से काट दो और आधा जो भाग होगा, वो जो खोखला भाग होगा, उसी को हम अगर गोलीय दर्पण मान सकते हैं। कैसे मानेंगे? जैसे अगर एक कांच है, मान लो कांच एक बॉल के रूप में है जो अंदर से खोखला है। एक बॉल है कांच की जो अंदर से खोखली है, उसको आपने काट दिया। तो काटने के बाद जो आपके दो भाग हुए, उसमें से जो एक पीस होगा वो गोलीय दर्पण की तरह बिहेव करेगा। कब बिहेव करेगा? जब इसकी भीतरी या बाहरी सतह दोनों में से किसी एक सतह पर हम पॉलिश कर दें। भाई, दो सतह मिलेंगी। जैसे मान लो ये आपका कोई ग्लास की बॉल है, अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं, मान लो, तो यहाँ से काटोगे तो एक तो ये मिलेगा और एक आपको ये से मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम मान लो इस वाले पार्ट पे बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो अंदर वाला जो भाग होगा वो एज ए मिरर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। या हो सकता है कि हम अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें, तो बाहर वाला जो भाग होगा वो आपका एज ए गोलीय दर्पण बिहेव करेगा। मतलब बाहर वाला जो भाग होगा वो आपका गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो इसी तरीके से गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला जो होता है वो है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, दो हो गए। अब आप यहाँ पे देखो, उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन ऊपरी सतह से हो। इसमें जो परावर्तन होगा, परावर्तन ऊपरी सतह से होता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको क्या मतलब है इसका। जैसे ये है आपका, तो इसका जो ऊपरी सतह कौन सी है बताओ? इसकी ये वाली ऊपरी सतह है ना, ये ऊपरी सतह है। तो इस ऊपरी सतह से परावर्तन का मतलब यह होगा कि इसके अंदर की तरफ पॉलिश होगी, बाहर की तरफ से इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ से होगा। अंदर की सतह तो पॉलिश हो गई, तो रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर की तरफ से होगा। तो ये क्या है आपका परावर्तन? ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसमें परावर्तन ऊपरी सतह से होगा। ठीक है। अब अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है। परावर्तन भीतरी सतह से होता है। अब देखो, जैसे ये मान लो ये चीज है, ये दर्पण है, इसमें हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो भाई अंदर का ही तो बचा। तो जो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, जो रेज पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेंगी? अंदर वाली सतह पर पड़ेंगे। तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है, परावर्तन अंदर की तरफ से हो रहा है, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। समझ गए होगे, है ना? तो मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सा फिगर बनाऊंगा। देखो, ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, ब्लैक स्केच ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया। अब बताओ अंदर वाला भाग कैसा है इसका? अंदर वाला भाग हुआ रंगा हुआ पृष्ठ। रंगा हुआ पृष्ठ, या हम कह सकते हैं पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। और बाहर वाला क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम यह बनाए अवतल दर्पण का, तो वो इस तरीके से कुछ बनेगा।
अवतल में क्या होती है, बाहर वाला जो है ये रंगा हुआ पृष्ठ हो जाएगा, और आपका अंदर वाला जो होता है वो आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा अवतल दर्पण। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। अब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, ये इस पे मैंने क्या किया, बाहर की तरफ से पॉलिश कर दी। अब बताओ ये दर्पण कौन सा बना, जिसपे बाहर की तरफ से पॉलिश हो, तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। इसको हमने कर लिया पूरा, इसको हमने पूरा कर लिया, मतलब किसी गोले का भाग होगा, हमने गोला बना लिया। ठीक है, अब गोले का एक केंद्र भी होगा, यहाँ पे बताओ केंद्र होगा या नहीं होगा। हमने क्या किया, केंद्र से क्षैतिज रूप से एक यहाँ पर रेखा खींच दी। ठीक है, रेखा खींच दी। अब देखो यहाँ पर जो रेखा हमने खींची उसको नाम दे दिया एक्स वाई। ठीक है, ये केंद्र हो गया, इसको नाम दे दिया हमने, मान लो ओ। ठीक है, अब केंद्र है तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी त्रिज्या भी होगी, है ना, वृत्त बना हुआ है, त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, हमने आर मान लिया। ठीक है, अब हमारा था क्या, ये था हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण था। अब हम इसमें समझेंगे क्या क्या चीज हमने यहाँ बनाई। अवतल दर्पण में जो हमने एक्स वाई बनाई है, एक्स वाई को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ओ हमने बनाया है, ओ केंद्र है, तो उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी आर है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु मान लो, ये P मान लिया हमने, तो P को हम कहते हैं पोल या ध्रुव। इन सबको मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो जाएगा पोल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली हो गई, वक्रता त्रिज्या। इसी तरीके से जो है गोलीय दर्पण अगर हम बनाएं, किसके लिए बनाएं, अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बनाएं तो भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये भी चीज। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं जो हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो हमने ध्रुव समझ लिया, वक्रता त्रिज्या समझ ली, वक्रता केंद्र समझ लिया, और मुख्य अक्ष समझ ली। अभी हमें यहाँ पे दो चीजें और समझनी है, वो है आपकी मुख्य फोकस और फोकस लेंथ जो होती है, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो मुख्य फोकस को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर यहाँ पे और बना रहा हूँ। अवतल दर्पण मैंने बनाया यहाँ पे, ये हो गया P यानी ध्रुव। ठीक है, यहाँ कहीं पे केंद्र होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या होता है, देखो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से
जिस बिंदु पर आके मिलती है, मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे आके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? परिभाषा इसकी बनेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस यहाँ पे क्या हो गया? एफ। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि फोकस लेंथ क्या होती है, यानी फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या है? देखो, फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हुई? F से P तक की दूरी हुई, वो आपकी हुई फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो F हो गया, वो F हो गया मुख्य फोकस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी गोलीय सतह से परावर्तन को समझने के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप इनको समझोगे तभी आप आगे की कहानी समझ पाओगे। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। त्रिज्या के मध्य में क्या संबंध होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक फिगर है, अब बार बार आप इसी फिगर से डील करोगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए पोल हो गया, ये केंद्र है जिसको हम सी नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये पोल को हम पी नाम देंगे, और यहाँ से जब कोई किरण आई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम कहते हैं फोकस। तो ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, तो सेंटर हो गया, तो इस सेंटर को हम क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। हम यहाँ पे इससे इसको मिला देते हैं, मिला दिया हमने। ठीक है, ये मिला दिया। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको मिला, इससे सी को इससे मिलाया, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कोण मैंने मान लिया आई, मान लो ये कोण मैंने आई मान लिया। तो ये कोण जब आई है, ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी तो आई होगा, ये वाला कोण भी तो आई होगा, नहीं होगा? बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, ये कोण मैंने मान लिया आर, क्योंकि भाई ये किरण यहाँ पे आ रही, टकरा रही है, परावर्तन हो रहा है, तो आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा आपतन कोण होता है। तो ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा। और ये जा रही है, जाने वाले किरण के साथ जो कोण बनेगा वो परावर्तित कोण बनेगा, मतलब आर बनेगा। इसे हमने मान लिया एम, ये वाला बिंदु हमने एम मान लिया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो, हमें संबंध निकालना है किस किस के बीच में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज CMF, त्रिभुज CMF लेंगे। अब यहाँ पे बड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं अलग बना ले रहा हूँ। त्रिभुज CMF ये है, ये M ले लो, ये C ले लो, ये F ले लो। CMF में अगर आप देखोगे तो ये वाला कोण R बनना है, ये कोण I बनना है, बनना नहीं बनना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, देखो ये वाला CMF में देखो, MF जो होगा, MF जो होगा वो बराबर किसके होगा, CF के होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, ये वाले जो कोण होंगे I और R और कोण जो होंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये I है और R को मैं I लिख सकता हूँ, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो दो कोणों के सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये। अब आप देखो MF बराबर हम PF भी तो कर सकते हैं। MF जो होगा, MF बराबर क्या किसके होगा, PF के होगा, नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने मान लिया कि ये जो है यहाँ पर द्वारक जो है इसका ये बहुत छोटा है, ये द्वारक जो है इसका बहुत छोटा है। तो छोटे मतलब ये कहने का मतलब ये है, जैसे ये मान लो ये बहुत छोटा है यार, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये इतना बड़ा होता, मान लो इतना बड़ा होता, तो ये और ये MF और P मतलब इनके बीच में एंगल मान लो 0 है। जब एंगल मतलब 0 से मानो 0.2 डिग्री एंगल है, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। MF और FP आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया MF बराबर PF। इतना क्लियर हो गया। अब आप मुझे देखो PC बराबर क्या होगा बताओ, ये यहाँ लिख दो, छोटे द्वारक के लिए। अब PC बराबर क्या होगा बताओ, PC बराबर अगर देखोगे तो PC बराबर PF प्लस CF होगा, नहीं होगा, हाँ होगा। अब यहाँ पर देखो PF और CF आपस में बराबर है, तो PF प्लस CF की जगह PF रख दो। तो PC बराबर क्या आ गया, 2PF। PC क्या है, PC है हमारी R वक्रता त्रिज्या, और PF क्या है, PF हमारी फोकल लेंथ। तो R बराबर होता है 2 गुणा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी R बराबर होता है 2 गुणा फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये चीज आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जब करोगे ना आगे तब आपका काम आएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। तो ये चीज आप समझ गए होगे। अब हम अगले जो वीडियो होगा हमारा वो आपका होगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब गोलीय दर्पण द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे उसके कुछ नियम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अब जो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।